मैं हूं आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात सबसे पहले सपा के ऑल आउट प्लान की, जिसने 24 का सियासी पारा चढ़ा दिया। वहीं बात होगी विपक्ष के गठबंधन में हुई पाकिस्तान की एंट्री की, पुरानी पेंशन को लेकर छिड़े उस संग्राम की जिसने सरकार को नई टेंशन दे दी है। साथ ही बताएंगे कि अतीक के पाताल लोक से मिले हथियारों के जखीरे के बारे में जिसने हड़कंप मचा दिया है। साथ ही बताएंगे आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज प्रशासन के उस तुगलकी फरमान के बारे में जिसने छात्रों की जासूसी के लिए ऐसा कांड कर दिया जिस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। बात उस पुरानी पेंशन की जिसने सरकार को नई टेंशन दे दी है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आज यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुआ, जहां पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या यूपी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसकी गूंज विधानसभा चुनाव के वक्त भी खूब सुनाई दी थी। पुरानी पेंशन, सरकार की नई टेंशन। पेंशन बहाली के लिए सड़क पर संग्राम, क्या होगा अंजाम। विधानसभा चुनाव में जिस पुरानी पेंशन का वादा समाजवादी पार्टी ने किया था, वही पुरानी पेंशन अब यूपी की सरकार के लिए टेंशन बन गई है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए तमाम सरकारी कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्या कानपुर देहात, क्या वाराणसी और क्या गाजियाबाद, क्योंकि हमीरपुर से लेकर सोनभद्र और यूपी के कई जिलों में पुरानी पेंशन को लेकर न सिर्फ प्रदर्शन हुआ, बल्कि ये लड़ाई कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी झलक पेंशन की मांग कर रहे तमाम कर्मचारियों ने अपने एक दिन के धरना प्रदर्शन के जरिए दिखा दी। चुनावी मौसम में सियासी दलों की नब्ज को भांपते हुए कर्मचारियों ने एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज तमाम कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया और पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को उठाया। इन कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले मॉनसून सत्र के दौरान पार्लियामेंट का भी घेराव किया जाएगा और कर्मचारी अपना जवाब चुनाव के दौरान देंगे। कहीं ना कहीं कर्मचारियों के तेज होते इस आंदोलन ने सरकार की भी टेंशन को बढ़ा दिया है। कानपुर देहात में राज्य कर्मचारी संघ ने एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं वाराणसी में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बस एक मांग है कि जो एनपीएस है उसकी जगह पर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए, और जिसको लेकर के उन्होंने एक ज्ञापन दिया था महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, तो वो हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और सम्मान से उनका ज्ञापन यहाँ से भेज दिया जाए। अब सवाल बड़ा इस बात का है कि क्या यूपी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसकी गूंज विधानसभा चुनाव के वक्त भी खूब सुनाई दी थी। तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो पुरानी पेंशन शुरू कर देंगे। पुरानी पेंशन का मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कई कांग्रेस शासित राज्य पुरानी पेंशन शुरू कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी इसे शुरू करने की बात कह चुकी है। वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी ओपीएस में वापसी का वादा किया है। ऐसे में पुरानी पेंशन 2024 में बड़ा मुद्दा बन सकती है, लेकिन पुरानी पेंशन में सरकारी बोझ का भी बड़ा डर है, क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे उनका साफ कहना है कि अगर यूपी में पुरानी पेंशन शुरू हुई तो न सिर्फ सरकार पर बड़ा बोझ पड़ेगा, बल्कि सरकारी खजाना भी खाली होगा। इसका असर दूसरी तमाम योजनाओं पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात टॉयलेट में बेशर्म जासूस, कॉलेज में सम्मान हरण कांड। ये सब हुआ है आजमगढ़ कॉलेज के डीएवी कॉलेज में, जहां कॉलेज प्रशासन ने जब शौचालय में कैमरा लगा दिया तो छात्रों का गुस्सा भड़क गया। बाद में जब बात बढ़ी तो प्रशासन सफाई देने लगा कि उसने ये टोटी चोरी के लिए कैमरा लगाया था, जो लगाना तो शौचालय के बाहर था, लेकिन गलती से अंदर लग गया। आजमगढ़ में कॉलेज प्रशासन का तुगलकी फरमान, शौचालय में सीसीटीवी कैमरे पर संग्राम, छात्रों की निजता का हनन, कॉलेज प्रशासन की ये कैसी सनक। ये आजमगढ़ जिले का डीएवी पीजी कॉलेज है, जहां दूर दराज से हजारों छात्र
पढ़ने आते हैं, लेकिन आजमगढ़ का डीएवी कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, कॉलेज प्रशासन की उस तुगलकी फरमान के लिए चर्चा में है, जहां शौचालय की टोटी चोरी हो जाने पर प्रशासन ने शौचालय में ही सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, जिसको लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों की शिकायत है कि शौचालय में सीसीटीवी कैमरा लगवाकर विद्यालय प्रशासन उनकी निजता का हनन कर रहा है। शौचालय के ठीक सामने जहाँ बच्चे शौचालय करते हैं उसी में उन्होंने सीसी कैमरा प्रिंसिपल प्राचार्य हमारे यहाँ के लगवा दिए हैं वहाँ पे, और जिसमें बच्चों को आने जाने में हर उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो डायरेक्टली उनको सुबह भी बोला गया था इस चीज़ के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में टोटी चोरी हो जा रही है, इसकी वजह से हम लोग सीसी कैमरा लगवा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कॉलेज के शौचालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश आखिर कैसे दिया गया, क्योंकि जब छात्रों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे को शौचालय से हटवा दिया। वहीं बात बढ़ते देख कॉलेज के प्राचार्य सफाई दे रहे हैं कि कैमरे को शौचालय के गेट पर लगाने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसे शौचालय के अंदर लगवा दिया गया। ये ऐसा है कि कैमरा वहाँ पर लगाने की कोई मसला नहीं थी, वहाँ उसके एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगाने की बात हुई थी, गलती से वहाँ पर अंदर लग गया था। जो है कॉलेज प्रशासन को जानकारी हुई, तत्काल उसको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कैमरा लगाने वाले ने अपनी मर्जी से शौचालय में कैमरा लगाया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब कैमरा शौचालय में लगाया जा रहा था तब क्यों किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन होगा, क्योंकि ये घटना शिक्षा के मंदिर में हुई, जहाँ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त के काबिल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अखिलेश का ऑल आउट प्लान MYD फॉर्मूले से आएगी जान, क्योंकि सपा अब तक अपनी ताकत यादव और मुस्लिम वोट को मानती रही, लेकिन अब इसमें वो दलित वोट को जोड़कर न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, बल्कि 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर देना चाहती है। और इसी से बना है MYD फॉर्मूला, क्योंकि यूपी में सपा दलित वोट के सहारे चुनावी मैदान में साइकिल दौड़ाने की तैयारी कर रही है, और इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए पार्टी ने अब देश प्रसाद और रामजी सुमनलाल को बड़ा चेहरा बनाया है। अखिलेश का ऑल आउट प्लान, दलित मोर्चे से आएगी साइकिल में जान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद सपा का जोश हाई, लखनऊ से दिल्ली की चढ़ाई। भगवा ब्रिगेड के खिलाफ लाल किलेबंदी, 24 की नाकाबंदी। बंगाल की धरती पर राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद समाजवादी पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है। न सिर्फ पार्टी के सांसद और विधायक, बल्कि एक एक कार्यकर्ता एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर मंगलवार को लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर उस वक्त नजर आई जब अखिलेश यादव से मिलने नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमघट लग गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। सपा दफ्तर के बाहर इतनी भीड़ इससे पहले विधानसभा चुनाव के वक्त नजर आई थी, लेकिन 24 से पहले इस भीड़ ने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासी तपिश बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसके बाद अखिलेश यादव सोमवार को वापस लखनऊ लौटे। मंगलवार को जब वो पार्टी कार्यालय पर पहुंचे तो कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आए। कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई नजर आ रहा है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज अखिलेश यादव सुबह ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे और तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। तकरीबन 6 घंटे तक वो पार्टी कार्यालय में ही मौजूद रहे। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट भी गए और वहां पर भी उन्होंने बातचीत की है। पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, कुछ रणनीतियों पर चर्चा हुई। दरअसल कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अखिलेश ने न सिर्फ 24 का एजेंडा साफ कर दिया है, बल्कि ममता बनर्जी से थर्ड फ्रंट वाली मुलाकात और कांग्रेस से किनारा कर विपक्षी गठबंधन की तस्वीर भी एक हद तक साफ कर दी। और अब समाजवादी पार्टी की नजर दिल्ली की गद्दी पर है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी अपने ऑल आउट प्लान में जुट गई। सपा यूपी में दलित वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में साइकिल दौड़ाने की तैयारी कर रही है। इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए पार्टी ने अवधेश प्रसाद और रामजी सुमनलाल को बड़ा चेहरा बनाया है।
सपा की कोलकाता में चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंच पर अखिलेश यादव के बगल में 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद और पूर्व सांसद रामजी सुमन नजर आए थे। तो एक साधारण कार्यकर्ता अपने मानते हैं, हम तो अपने को एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं। ये तो माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद था। उसी पैमाने पर माननीय अखिलेश जी आज उनका आशीर्वाद है। तो हम तो हमारा तो एक कार्यकर्ता की जो स्पिरिट होती है पार्टी को मजबूत करने के लिए नेता पर समर्पित भाव की निष्ठा, ये भाव मेरे पास है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो कमज़ोर वर्गों की दुकान मकान प्लॉट जमीन जायदाद पे जो कब्जे होते हैं वो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के ही होते हैं, इसलिए उनके इस बहकावे में दलित समाज नहीं आएगा। आपको बता दें कि यूपी में दलितों की आबादी 21% है और रामजी लाल सुमन जाटो बिरादरी से आते हैं, जिसकी दलितों वोट में हिस्सेदारी करीब 11% के करीब है। वहीं अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी से आते हैं जो करीब 3.5% के करीब है। तय किया है कि उसका फोकस दलित वोट बैंक पर होगा। मैनपुरी में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तो वहां पर भी दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ गया और उसके चलते समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। इसीलिए पार्टी की तरफ से खास तौर से दलित समाज में भी जो पासी समाज है और जो जाटव समाज है उन पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी ने अब तय किया है कि अवधेश प्रसाद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और रामजी लाल सुमन जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं उनको पार्टी अपने चेहरे के रूप में आगे रखे। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए रणनीति तय करेगी। देश में महागठबंधन बनेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों, ये हम लोगों का प्रयास है। लेकिन जिस यादव मुस्लिम गठजोड़ के दम पर सपा कई बार यूपी में सत्ता में आई, उसमें वो मुस्लिम मोर्चे पर घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सपा सांसद शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया कि उन्हें सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं बुलाया गया, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि सपा ने मुस्लिम को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। आम जनमानस जानता है, जनता जानती है कि सब केवल राजनीतिक सुख को, सत्ता को हथियाने के लिए इनका एजेंडा है। किसी भी जाति के उत्थान से समाजवादी पार्टी को कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी दलित मोर्चे में सफल हो पाएगी, क्योंकि इसकी एक बड़ी परीक्षा इसी साल होने वाले निकाय चुनाव में भी हो जाएगी, जहां समाजवादी पार्टी फिर एक बार भाजपा के सामने होगी। और तब एक टेस्ट इस बात का भी हो जाएगा कि बंगाल की धरती सपा के लिए शुभ साबित होती है या नहीं, क्योंकि सपा दावा कर रही है कि जब जब कोलकाता में उसका अधिवेशन होता है
सपा सत्ता में आ जाती। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। थर्ड फ्रंट में आया पाकिस्तान। 24 से पहले सियासी तूफान, क्योंकि विपक्षी एकता के तहत बन रहे गठबंधन पर भाजपा सांसद रवि किशन ने ये कहते हुए हमला बोला है कि अगर विपक्ष पाकिस्तान से भी गठबंधन कर लेगा तो भी भाजपा से टक्कर नहीं ले पाएगा। अब रवि किशन के इसी बयान से राजनीति गर्मा गई है। सपा और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान पार्टी से भी लड़ जाए तब वो मोदी जी को हराने से। गठबंधन में पाकिस्तान, 24 से पहले सियासी घमासान। पाकिस्तान पार्टी से भी लड़ जाए तब वो मोदी जी को हराने से। गठबंधन पाकिस्तान से और चीन से, भाजपा को मुबारक। दिल्ली वाला युद्ध, कौन किसके विरुद्ध? 2024 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दिल्ली फतेह की लड़ाई तेज होती जा रही है, क्योंकि विपक्ष 24 की पिच पर गठबंधन की बिसात बिछाने में लगा है। लेकिन अब विपक्ष के गठबंधन में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन पर रवि किशन ने यह कहते हुए निशाना साधा कि अगर विपक्ष पाकिस्तान से भी गठबंधन कर ले तो भी 24 में भाजपा से टक्कर नहीं ले पाएगा। ये सब लोग मिल जाएं, हम तो बोल रहे हैं इन लोग पाकिस्तानों से कुछ पार्टी को खोज लें, उससे भी पाकिस्तान पार्टी से भी लड़ जाएं तब वो मोदी जी को हरा नहीं सकते। अब भाजपा सांसद रवि किशन के इस बयान पर सियासत इस कदर गर्मा गई कि सपा से लेकर कांग्रेस सबने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, गठबंधन पाकिस्तान से और चीन से, भाजपा को मुबारक हो। कौन भूल सकता है, प्रधानमंत्री जी काबुल से उड़े थे, बिना बताए लाहौर पहुंच गए थे और जाके नवाज शरीफ की मां के पैरों को छुआ था। पाकिस्तान से क्या मतलब यहाँ के इलेक्शन से? ना उनका हमारे पर कोई असर है, न इस इलेक्शन से उनका कोई मतलब है। ये कहने से, ये तो इस किस्म की जो यानी ये धौंसबाजी कर रहे हैं और ये कहकर डराना चाहते हैं हिंदुस्तान के अपोजिशन को। अपोजिशन डरने वाला नहीं है। अगर बात करें तो लगातार अब विपक्षी उन पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि क्यों नहीं हराया जा सकता और उनको हरा के दिखाया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी साफ तौर पे कहा है कि अब पाकिस्तान को चुनाव में क्यों लाया जा रहा है, पाकिस्तान के इस देश के चुनाव से कोई मतलब नहीं है और यहीं की विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा कर दिखाएगी। गौरतलब है कि भाजपा का रथ रोकने के लिए एक तरफ जहां अखिलेश थर्ड फ्रंट की टीम तैयार करने में लगे हैं, तो वहीं भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी उन दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश में है जिनसे उसकी बनती है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की एंट्री आखिर क्यों हुई? क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? लोग मिल के पेड़ पर एक साथ उल्टाओ लटक जाइए तब हो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 24 में हरा ना पहिया। निस्वार्थ त्यागी विकास की गंगा बह रही है। भारत आज पूरा वर्ल्ड रिसेशन से गुजर रहा है। या फिर भाजपा ये जताना चाहती है कि उसे सत्ता से हटाने के लिए कैसे पूरा विपक्ष एक हो रहा है, और क्या जानबूझकर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा? ऐसे सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं। खुद भाजपा का यूपी में अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अतीक के पाताल लोक का पर्दाफाश, खुल गया अंडरग्राउंड हथियारों का राज। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पुलिस ने माफिया अतीक पर बड़ी चोट करते हुए उसके पाताल लोक को खोज निकाला है, जहां से पुलिस को न सिर्फ लाखों का कैश बल्कि हथियारों का जखीरा भी मिला है।
किस तरीके से यहाँ पर जो वेपन्स हैं, वेपन्स की बरामदगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 पिस्टल यहाँ पर हैं, कारतूस हैं, और इसके साथ साथ 2 लोग हैं। सामने की तरफ आप देखिए 2 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया है, यहाँ से पकड़ा है। ये 2 लोग कौन हैं, किस मकसद से अतीक अहमद के ऑफिस में थे, उमेश पास शूटआउट से किस तरीके से संबंध है, और क्या जो वेपन्स हैं, इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल शूटआउट केस में किया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 10 पिस्टल, कई कारतूस अतीक के दफ्तर से मिले हैं, लेकिन हत्या के 26 दिनों बाद भी पुलिस और एसटीएफ की टीम शूटरों को नहीं पकड़ पाई है। वहीं इन सब के बीच अतीक का एक ऑडियो सामने आया है जो साबरमती जेल का बताया जा रहा है, जिसमें अतीक प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को धमका रहा है। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी, तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम। जो निर्माण है वो निर्माण अवैध निर्माण था, जो नक्शा था उससे ज्यादा एरिया में इसे जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसलिए आगे के हिस्से पर इस तरीके का बुलडोजर चला था और इस तरीके से जो है यहाँ पर इसे जमींदोज किया गया था। लेकिन पीछे का जो हिस्सा है वो सुनसान पड़ा रहता था। तो अतीक अहमद के सुनसान पड़े आधे अधूरे दफ्तर में इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, इसका अंदाज भी लगा पाना मुश्किल है। जहां अतीक के दफ्तर से हथियार और कैश मिला है, वहीं बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने सरेंडर कर दिया है। लल्ला गद्दी सपा का नेता है, जिस पर बरेली जेल में अवैध तरीके से अशरफ से मुलाकात करने का आरोप है। मतलब एकदम साफ है। प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस भले ही अभी तक शूटर को गिरफ्तार न कर पाई हो, लेकिन एक्शन लगातार जारी है और अब अगली कार्रवाई बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर की हो सकती है, जिसे जवाब देने के लिए 25 मार्च का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब नहीं मिला तो गुड्डू मुस्लिम के घर का भी वही अंजाम होगा जो अतीक के गुलाम का हुआ था। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।